गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रहमान हाशमी। जैसा कि आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से घर में पढ़ रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली 8 क्लासेस हम लोगों ने वोकैब की ली थी, जिसमें हम लोगों ने सिनोनिम्स पार्ट को सीखा था और लगभग 160 स्पेलिंग जो वोकैब हम लोगों ने सिनोनिम्स के सीख ली है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर पे बात करेंगे और थोड़ा सा ग्रामर में चर्चा करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा और जो स्टूडेंट चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल को प्रेस कर दें और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए देरी ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग इस क्लास में ग्रामर के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से ग्रामर को हम सीखेंगे और आगे इसको बढ़ाएंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामर पोर्शन। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जाने इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है तो इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जब बचपन में ही स्कूल में एडमिशन लेते तो हम लोगों के पास एक सब्जेक्ट आ जाता है, इसे कहा जाता है इंग्लिश। जब नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो हम लोगों को हिंदी, इंग्लिश और मैथ सिखाया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग को इंग्लिश बताया जाता है और हम लोग को बताया जाता है कि इंग्लिश एक क्या होता है, सब्जेक्ट। उस समय हम लोगों को ये पता होता है कि इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और जब तक हम लोग एकेडमिक तक जाते हैं, क्लास 12 तक जाते हैं, तब तक हम लोग को ये पता होता है हमारा एक सब्जेक्ट इंग्लिश होता है और बाकी अदर सब्जेक्ट और सारे होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप याद रखिएगा इंग्लिश जो होता है, जब हम लोग कंपटीशन की दुनिया में आते हैं, एसएससी की दुनिया में आते हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हम नहीं करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश एक लैंग्वेज बन जाती है। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, यानी इंग्लिश एक भाषा है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, पूरे संसार में बोली जाती है। तो हम लोग को इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, एक भाषा की तरह ट्रीट करना पड़ेगा और जैसे भाषा बोली जाती है वैसे उसको हमको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग एक सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश को ट्रीट करेंगे तो कभी भी हम लोग एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ने के दो अप्रोच है। हमारे पास दो अप्रोच होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच और एक होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश पढ़ने के दो अप्रोच होते हैं, एक अप्रोच होता है आपका सब्जेक्टिव अप्रोच और एक होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज जो है सब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़ना है या ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़ना है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसको लिख ले तो उसके बाद मैं समझा दूँ कैसे पढ़ना। देखिए सॉरी, सब्जेक्टिव अप्रोच में आता है सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू। सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो हम समझते हैं वही चीज हम लोग देखते हैं, तो इसे कहा जाता है सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच पढ़ने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटेंशन ऑफ स्पीकर। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। हमारे स्टूडेंट्स को अच्छे देखिए सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है जो हम समझ रहे हैं वही एग्जाम में हम अप्लाई करेंगे, तो इसे कहा जाता है सब्जेक्टिव अप्रोच। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है जो हम समझ रहे हैं वो भी, लेकिन एग्जामिनर उसको क्या समझ रहा है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब हम लोगों को कौन सा अप्रोच देखना पड़ता है एग्जाम में, तो एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपके पेपर में दिया गया, जैसे मान लीजिए पेपर में आया वेयर इज माई चार्जर, पेपर में दिया गया और एग्जामिनर ने दिया वेयर इज माई चार्जर, मेरा चार्जर कहाँ है। अगर हम लोग कभी घर बोलते हैं मेरा चार्जर कहाँ है, तो देखिए हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोले हैं, सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू है, इसे कहा जाता है सब्जेक्टिव अप्रोच, सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग घर बोलते हैं मेरा चार्जर कहाँ है, तो माय डियर स्टूडेंट 99% लोग इसे कहेंगे यस क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या है,
गलत है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ने के बाद सब्जेक्टिव अप्रोच लगाया है, सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू लगाया कि हमें लगता है सही है तो पूरी तरीके से सही है। लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है अपना भी सोचो, एग्जामिनर का भी सोचो। अपना सोच अगर सही है, एग्जामिनर वाला अलग हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए वेयर इज माई चार्जर। अब देखिए, क्या हमारे बॉडी में कहीं चार्जर फिट होता है? नहीं फिट होता। हमारे बॉडी में चार्जर नहीं फिट होता तो हमारा ये कहना कि मेरा चार्जर कहाँ है, ये गलत हो जाएगा। हमें बोलना क्या चाहिए? वेयर इज द चार्जर ऑफ माई मोबाइल। मोबाइल का चार्जर बोलना चाहिए, बैटरी का चार्जर बोलना चाहिए, टीवी का चार्जर बोलना चाहिए, चाहे किसी भी चीज जो जहां पे चार्जर लगता हो उसे बोलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा? गलत था। हमारे शरीर में कहीं चार्जर नहीं लगता कि हम लोग बोलेंगे मेरा चार्जर कहाँ है। हमें बोलना चाहिए हमारे मोबाइल का चार्जर कहाँ है, हमारे टॉर्च का चार्जर कहाँ है, हमारे रिक्शा का चार्जर कहाँ है, ये बोलना चाहिए। क्योंकि मोबाइल में चार्जर लगता है, टॉर्च में चार्जर लगता है, रिक्शा में चार्जर लगता है, हमारे बॉडी में कहीं भी चार्जर नहीं लगता। इसे ही कहा जाता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हमारे जरिए से, सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही था, लेकिन एग्जामिनर ने इसे दिया है, आपकी सोच को देख रहा है, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने का जो अप्रोच फॉलो करना है वो सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव फॉलो करना है। हमारे नजरिए जो सही रहे, एग्जाम वाले के नजरिए से वो सही होना चाहिए, तब जाकर आपका क्वेश्चन क्या होगा? सही होगा। और वैसे तो अगर हम लोग रट्टा मार इंग्लिश देखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल क्या है? सही है। देखिए, वेयर इज माई चार्जर, चार्जर सिंगुलर है इसलिए इज आया है, अब वेयर है इसलिए लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा। क्वेश्चन सही था। जो रट्टा मार इंग्लिश सीख रहे हैं वो कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन क्या है? सही है। जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो कहेंगे क्वेश्चन क्या है? गलत है। अब देखिए, इसी का दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। जैसे मैंने कहा Who killed you? Who killed you? अब देखिए, who का मतलब कौन, killed you का मतलब मारा है, you मतलब तुम्हें। killed का मतलब होता है जान से मारना। अब किसी आदमी ने किसी इंसान को जान से मार दिया, अब वो सामने वाले की लाश रोड पर पड़ी है और हम जाके बोले भाई तुमको कौन मारा है, तो बताओ ये क्वेश्चन बदतमीजी होगी कि नहीं? ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या होगी? बदतमीजी होगी। लेकिन जो रट्टा मारा होगा वो कहेगा हु यहाँ पे सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और हमारा सवाल क्या है? सही है। लेकिन डियर रट्टा मार इंग्लिश नहीं सीखना है, ये भी सवाल हमारे 99% लोग बोलेंगे सही है, लेकिन मैं कहता हूं ये भी सवाल क्या है? गलत है। अब डेड बॉडी के पास जाकर ये बोलोगे कौन मारा है आपको, डेड बॉडी खड़े होकर बताएगी कि हमको ये मारा है। अगर डेड बॉडी खड़ी होकर बताएगी हमको ये मारा है तो 100% केस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे मर्डर वाले। आया बात समझ में? तो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने का सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं, अपने आप वाला अप्रोच नहीं लगाना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना है कि एग्जामिनर ने किस तरीके से हम लोगों को सवाल दिया और किस तरीके से सवाल में हम लोगों को फंसा रहा है। स्मार्ट डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को इंग्लिश बहुत ही सावधानी तरीके से पढ़ना है, हम लोगों को ऐसे पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग के घर के पास घटनाएं रियल लाइफ में होती है, अगर आपके पिताजी कहीं गए हुए हैं और जाकर आ गए हैं, तो अगर आपके चाचा हैं वो कहेंगे बड़े भैया आप आ गए हैं क्या, तो बताइए बड़े भैया सामने आप खड़े हैं तो आ ही गए हैं तभी तो खड़े हैं ना। तो जो हम लोग बोलते हैं ये गलत बोलते हैं। अब सामने आप कोई इंसान खड़ा हुआ है, आप करें आ गए क्या, करे आया है तभी तो खड़ा हुआ है। तो इस तरीके के वर्ड्स एग्जामिनर एग्जाम में डाल देता है और हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग कहते हैं बिल्कुल सही है। तो इस तरीके की चीजों से बचें और रट्टा मार इंग्लिश से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि रट कर कभी भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आप सोचिए समझिए कि किस तरीके से क्या चल रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज है, और लैंग्वेज पढ़ने के दो अप्रोच हैं, एक सब्जेक्टिव अप्रोच, दूसरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब जो हम सोचे वही सही, ये कभी हो नहीं सकता। हमें ये देखना एग्जामिनर ने कैसे सोच रख के सवाल को दिया है, उस तरीके का हैंडल करना है। देखिए दो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा, वेयर इज माय चार्जर, हमारे बॉडी में चार्जर नहीं लगता तो कैसे हो जाएगा वो सही, इसलिए वो क्या था? गलत था। अब डेड बॉडी से ये नहीं कह सकते कि कौन तुमको मारा, अगर बोलेंगे तो ये सरासर बदतमीजी हो जाएगी उसके पास बोलने पे। तो आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। अब थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं, अब थोड़ा अगली चीज देखते हैं। इसमें स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, देखिए आगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, थोड़ा इसी के आगे चलते हैं। देखिए इंग्लिश हमारा है
इंग्लिश हम लोग एक चीज जान चुके हैं, इंग्लिश हमारी है लैंग्वेज। इंग्लिश क्या होती है? लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब एक भाषा जो पूरे वर्ल्ड में, द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में, पूरे संसार में बोली जाती है। अब देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हुई है? साउंड से। लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हुई है? साउंड से। जब एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है तो पैदा होते ही क्या की आवाज निकालता है, और जो क्या की आवाज निकालता है उसे ही क्या कहते हैं? साउंड। और साउंड को हिंदी में ही कहते हैं आवाज। जब एक छोटा सा बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है तो पैदा होते ही क्या बोलता है, और जो क्या की जो आवाज होती है उसे ही क्या कहा जाता है? साउंड। लैंग्वेज की सबसे बेसिक यूनिट आपकी क्या है? साउंड है। किसी भी भाषा के सबसे मूल इकाई, बेसिक यूनिट जो है वो साउंड होती है लैंग्वेज की। अब देखिए, इंग्लिश में अब तक 44 साउंड्स आ चुके हैं। यानी अगर कभी पेपर में आया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड्स, तो आप बोलेंगे 44, यानी 44 प्रकार की इस समय साउंड हमारे पास अवेलेबल है, मौजूद है। तो 44 प्रकार की आवाज को पूरी दुनिया में बोला जाता है। मॉडरेशन टेट के पेपर में ही पूछा गया था कि साउंड्स के टाइप्स कितने हैं, तो 44 प्रकार के साउंड इस समय बोले जाते हैं। साउंड जो हमारे पास है वो 44 है। अब देखिए, साउंड को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो साउंड को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला साउंड आता है वावेल साउंड, और दूसरा आता है हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड। माय डियर स्टूडेंट्स, साउंड हमारा दो टाइप का होता है, एक वावेल साउंड से होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। जो वावेल साउंड से होता है वो 20 होता है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड से होता है वो 24 होता है। इसे ध्यान रखिएगा, वावेल साउंड कितना होता है? 20, और कॉन्सोनेंट साउंड होता है 24। अब वो मत जाइएगा, लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर होता है, लेटर में वावेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर होता है, इसके बाद उसे पढ़ाएंगे। लेटर में वावेल लेटर 5 होता है, कॉन्सोनेंट लेटर 21 होता है। वो नहीं, यहाँ पे हम साउंड की चर्चा कर रहे हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे और ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता। तो साउंड्स में वावेल साउंड कितने हैं? 20, और कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं? 24 होते हैं। देखिए, वावेल साउंड कहाँ से आता है? वोकल कार्ड से आता है। जो वावेल साउंड होता है वो वोकल कार्ड होता है, और वोकल कार्ड का मतलब होता है गला। जो गले के पास से आवाज निकलती है उसे कहा जाता है वोकल कार्ड, और उसे ही कहा जाता है वावेल साउंड। जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है क्या कहता है, तो उसके गले के पास से आवाज निकलती है, इसका मतलब जो बच्चा पैदा हुआ वो आवाज दिया तो वावेल साउंड बोलता है। अब देखिए, जो हमारे मुंह से आवाज निकलती है यानी माउथ से निकलती है वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड। अब वो बच्चा जो पैदा हुआ 2 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, माँ माँ पापा दादा नानी नाना कहता मुंह से बोलता है, तो अब वो उस समय किसको प्रोनाउंसिएशन करने लगा है? कॉन्सोनेंट साउंड को बोलने लगा है। तुम्हारे स्टूडेंट, जो गले से आवाज निकलती है उसे वावेल साउंड कहा जाता है, जो मुंह से निकलेगी उसे कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। गले वाले को वावेल साउंड और मुंह वाले को कॉन्सोनेंट साउंड्स कहा जाता है। यहाँ पर एक बात और आती है, देखिए वावेल साउंड्स के साथ हम लोग ए एन का इस्तेमाल करते हैं। वो रट्टा मत मारिएगा, ए ई आई ओ यू आया तो ए एन लगा दी, बाकी के साथ ए लगा, वो गलत है। वो लेटर है, साउंड्स के साथ ए एन का इस्तेमाल किया जाता है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। तो वावेल साउंड आएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे? एन, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो उसके साथ ए का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी वावेल साउंड के साथ ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कॉन्सोनेंट के साथ एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर ये बताइए कैसे पहचानेंगे गले से आवाज आ रही है कि मुंह से आवाज आ रही है? तो कंफ्यूजन आपको ना हो तो एक बात याद रखिए, अगर किसी भी वर्ड्स को आप पढ़ते हैं, किसी भी शब्द को पढ़ते हैं, अगर उसका पहला अक्षर छोटा आ से आहा तक में आ गया तो उसके साथ आप एन का इस्तेमाल करिए, और अगर उसका पहला अक्षर का से लेकर ज्ञा तक आ गया तो उसके साथ आप ए का इस्तेमाल करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, अब अगली क्लास अपने कल कंटिन्यू करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर को हमको बिल्कुल बेसिक से लॉजिक सीखना है, रट्टा मार नहीं सीखना है। अब मैं अगली क्लास में ये बताऊंगा इसी एन ही क्यों आता है इसके साथ ए क्यों नहीं लग सकता, और ये ए ही क्यों आता है इसके साथ एन क्यों नहीं लग सकता है। इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।